Assalamualaikum class. In our previous lecture, we have studied about software architecture. इसमें हमने 4 सब टॉपिक्स को कवर किया था. सबसे पहले सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन, देन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के दरमियान डिफरेंस क्या है. उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के टास्क को स्टडी किया था टुवर्ड्स डेवलपिंग एन आर्किटेक्चर. और लास्ट में हमने आर्किटेक्चर बिजनेस साइकिल की एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया था. आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर न्यू लेक्चर दैट इज़ अबाउट आर्किटेक्चरल स्टाइल. आज के लेक्चर में हम 2 चीज़ों को कवर करेंगे, आर्किटेक्चर स्टाइल का इंट्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर के अंदर 2 आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जो हैं वो रिजाइड करते हैं, क्लाइंट सर्वर एंड मल्टी टियर. इन दोनों को हम आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर पे कवर करेंगे. सबसे पहले ये जानने की और समझने की ज़रूरत है कि आर्किटेक्चरल स्टाइल है क्या. आर्किटेक्चर स्टाइल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. बेसिकली कुछ सिमिलर डिज़ाइंस होते हैं हमारे पास. ये सिमिलर डिज़ाइंस एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस कर रहे होते हैं. ठीक है, इन सिमिलर डिज़ाइंस को हम एक फैमिली में ग्रुप कर देते हैं. ठीक है, फैमिली में ग्रुप करने के बाद इनको जब हम हाई लेवल पर, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर मॉडल करेंगे तो ये टर्म हमारे पास आर्किटेक्चर स्टाइल कहलाती है. ठीक है, इसको हम आर्किटेक्चर पैटर्न भी कह सकते हैं. अब आप नीचे एक एग्जांपल देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की. डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बेसिकली एक फैमिली है और इस फैमिली के अंदर आपको 2 सिमिलर डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट पे. पहला स्टाइल है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर स्टाइल और दूसरा स्टाइल है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर स्टाइल. हमारा फोकस क्लाइंट सर्वर पर होगा. अब आपको इस चीज़ का आइडिया तो हो गया है कि आर्किटेक्चर स्टाइल है क्या. अब आर्किटेक्चर स्टाइल बेसिकली किन एलिमेंट्स पर कंसिस्ट कर रहा होता है या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर एक आर्किटेक्चर स्टाइल को बनाते हैं. तो एक आर्किटेक्चर स्टाइल के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं. सबसे पहला कंपोनेंट है एलिमेंट्स. एलिमेंट्स बेसिकली एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ठीक है, कनेक्टर्स का काम है 2 एलिमेंट्स के दरमियान लिंक या रिलेशनशिप प्रोवाइड करना. कंस्ट्रेंट्स हमें ये बताते हैं कि हम उन एलिमेंट्स को किस तरह से इंटरैक्ट करवा सकते हैं. ठीक है, और एट्रीब्यूट्स जो फोर्थ कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा है, एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि आप अपने सॉफ्टवेयर की जो भी आप आर्किटेक्चर स्टाइल को कंसीडर कर रहे हैं उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे. ठीक है, तो इन 4 कंपोनेंट्स को सामने रखते हुए हम आर्किटेक्चर स्टाइल को बिल्ड करते हैं या उसे डिज़ाइन करते हैं. ठीक है, अगर किसी भी आर्किटेक्चर स्टाइल में ये 4 कंपोनेंट्स मौजूद नहीं होंगे तो आर्किटेक्चर स्टाइल कंप्लीट नहीं होगा. सबसे जो इस लेक्चर में हम जो आर्किटेक्चर स्टाइल स्टडी करेंगे वो बेसिकली जिस कॉन्सेप्ट पे बेस करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट है. डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर से क्या मुराद है. डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर एक मशीन पर कंप्लीटली मौजूद नहीं है. बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर मल्टीपल पार्ट्स में, मल्टीपल सिस्टम्स पर पड़ा हुआ है. ठीक है, जिसको एक्सेस करने के लिए आपको एक से ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत है, एक से ज़्यादा सिस्टम्स की ज़रूरत है. अब अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ो, अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटेशनल एंड स्टोरेज डिवाइसेस. बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कलेक्शन है कंप्यूटेशनल या फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स का या फिर स्टोरेज डिवाइसेस का.
आपके पास डेटा एक्सेस एक सिस्टम पर हो रहा है और वो स्टोर किसी और जगह पर हुआ है, ठीक है? तो बेसिकली स्टोरेज डिवाइसेस या कंप्यूटेशनल जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब मिलकर एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाते हैं। अब इन कंप्यूटेशनल और स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट करना ज़रूरी है। जो जो एक और बात यहाँ पर आपको नज़र आ रही है लिखी हुई, the computational and storage devices connected through a communication network। इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं कंप्यूटेशनल या स्टोरेज डिवाइसेस, वो सब की सब उनको कम्युनिकेट करने के लिए एक नेटवर्क की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन नेटवर्क की एक एग्जांपल इंटरनेट है, ठीक है? जब हम ऑनलाइन कोई भी डाटा एक्सेस करेंगे तो हमें उसके लिए इंटरनेट की फाइबर ऑप्टिक केबल की ज़रूरत है। डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की फैमिली में जो पहला आर्किटेक्चर स्टाइल हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ क्लाइंट सर्वर। आपको आपकी स्क्रीन पे क्लाइंट सर्वर की डेफिनेशन नज़र आ रही है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर illustrates the relationship between two computer programs in which one program is a client and the other is server। इसमें आपके पास दो कंप्यूटर्स या दो सिस्टम्स मौजूद होंगे, दो प्रोग्राम्स मौजूद होंगे, ठीक है? जिसमें एक प्रोग्राम आपका क्लाइंट है और दूसरा प्रोग्राम सर्वर है। क्लाइंट कौन है? क्लाइंट वो है जो कि रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, ठीक है? एक सर्विस के लिए। और सर्वर कौन है? जो कि उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, ठीक है? जो रिक्वेस्ट उसे क्लाइंट ने प्रोवाइड की है, सर्वर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स क्रिएट करके वापस क्लाइंट को भेजेगा। हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर स्टाइल को डिस्कस क्यों करते हैं? बेसिकली इस स्लाइड में आपको ये इस चीज़ का आइडिया होगा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर स्टाइल की हमें ज़रूरत क्यों है। आपको आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है दैट इट इज़ सूटेबल फॉर एप्लीकेशंस दैट इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा एंड प्रोसेसिंग अक्रॉस अ रेंज ऑफ कंपोनेंट्स। तो वो सिस्टम्स जहाँ पर वो एप्लीकेशंस जहाँ पे डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जगह पे नहीं मौजूद हो सकता, या उसकी प्रोसेसिंग एक से ज़्यादा सिस्टम्स पे हो रही है, इन तमाम सिचुएशंस के लिए हम क्लाइंट सर्वर स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे। देन एक कॉमन एग्जांपल जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की है दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, तीन सर्वर हैं जो कि तीन सॉरी क्लाइंट्स हैं जो एक सर्वर से कनेक्टेड हैं, ठीक है? क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है और सर्वर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स क्लाइंट को फॉरवर्ड करता है। अब यहाँ पर कुछ कंसिडरेशंस हैं, जैसे आप ये बात नोट कर रहे हो कि एक सर्वर के साथ एक से ज़्यादा क्लाइंट कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है? इसी तरह एक क्लाइंट जो है वो मल्टीपल सर्वर्स को एक्सेस कर सकता है। एक क्लाइंट मशीन, फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप एक क्लाइंट मशीन है, एक क्लाइंट है, ठीक है? मैं अपने लैपटॉप पर जीमेल भी ओपन कर रही हूँ, गूगल भी ओपन किया हुआ है मैंने और फेसबुक भी ओपन किया हुआ है। इसका मतलब कि मैं एट अ टाइम 3 सर्वर्स को एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है? उसी तरह एक सर्वर को हो सकता है कि हमारी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं जो एक सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये दोनों कंसिडरेशंस आपको मालूम होनी चाहिए क्लाइंट सर्वर के हवाले से। और एक और बात यहाँ पर कि मुझे मालूम है कि मैं एक सर्वर को एक्सेस कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं होगा कि इस सर्वर को और कौन यूज़र्स हैं जो एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए हिडन है। देन अगर हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो जीमेल की एग्जांपल को मैं इस तरह से पोर्ट्रे करूँगी कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस हुई हुई है। कैसे? जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ, ठीक है? मैं अपने लैपटॉप से, अपने सिस्टम से जीमेल का अकाउंट लॉगिन करूँगी।
लॉगिन करने के बाद जो सर्वर्स मौजूद हैं वहाँ पर मैं रिक्वेस्ट सेंड कर सकती हूँ और सर्वर मुझे उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जनरेट करके दे सकते हैं, ठीक है। देन दूसरी एग्जांपल ड्रॉपबॉक्स की है। आप में से कुछ लोगों ने ड्रॉपबॉक्स को एक्सपीरियंस किया होगा। मैं ड्रॉपबॉक्स में मेरा सिस्टम एक क्लाइंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं अपने सिस्टम से ड्रॉपबॉक्स की एप्लीकेशन को या वेबसाइट को ओपन करूँगी, वहाँ पर मैं एक फ़ाइल अपलोड करती हूँ, ठीक है? और ड्रॉपबॉक्स क्या करेगा, ड्रॉपबॉक्स उस फ़ाइल को अपने सर्वर पर स्टोर करेगा, ठीक है? अब अगर मेरे पास मेरे सिस्टम पर वो फ़ाइल डिस्ट्रॉय हो जाती है या मुझसे डिलीट हो जाती है, तो मेरी फ़ाइल का बैकअप ड्रॉपबॉक्स पे मौजूद है। मैं किसी और सिस्टम से या अपने सिस्टम्स पे दोबारा ड्रॉपबॉक्स को एक्सेस करके उस फ़ाइल को गेट कर सकती हूँ, ठीक है? तो ड्रॉपबॉक्स मेरे पास एज़ सर्वर ड्रॉपबॉक्स जो है बेसिकली जो वो डाटा स्टोर कर रहा है, तो वो अपने सर्वर पे स्टोर कर रहा है। और क्लाइंट मशीन पे मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ। तो ये जो रिलेशनशिप है ये क्लाइंट सर्वर ड्रॉपबॉक्स की एप्लीकेशन भी बेसिकली क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप पे बिल्ड हुई हुई है। अब हमने अभी तक देखा कि क्लाइंट सर्वर क्या है, उसकी कुछ एग्जांपल्स से हम लोगों ने गो थ्रू किया। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है सर्वर से रिलेटेड, जहाँ पर सर्वर की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का सर्वर नहीं होता, हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप्स के सर्वर अवेलेबल हैं। हम उनमें से 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर्वर की जो डेफिनेशन है या सर्वर का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सर्वर कॉमनली कंटेन डाटा फाइल्स एंड एप्लीकेशंस that can be accessed across the network by workstations और user computers। सर्वर पे बेसिकली दो तरह की चीज़ें हम प्लेस कर सकते हैं। एक तो हम डाटा फाइल्स रख सकते हैं और दूसरा हम पूरी एप्लीकेशंस जो हैं वो सर्वर पर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और उनको एक्सेस करने के लिए हम क्लाइंट को यूज़ करेंगे और क्लाइंट में कौन सी दो कैटेगरीज आ जाती हैं, क्लाइंट में या तो यूज़र कंप्यूटर्स आ जाएंगे या फिर आपके वर्क स्टेशंस आ जाएंगे। जो पहली टाइप है सर्वर की दैट इज़ एप्लीकेशन सर्वर्स, यानी वो सर्वर्स जिन पर एप्लीकेशंस होस्ट की जाती हैं। अगर मुझे उस एप्लीकेशन से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे उसके सर्वर से इंटरैक्ट करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम सी यू आई की बात करें, ठीक है, सी यू आई पे अगर मेरी जो एप्लीकेशन है मैं सीयूआई को अगर लॉगिन करती हूँ, उसे यूज़ करती हूँ, तो आपकी यूनिवर्सिटी में जो सर्वर है उससे वो इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह आप जब सीयूआई को यूज़ करते हैं तो आप अपनी उस कोई भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए या कुछ भी इंफॉर्मेशन व्यू करने के लिए आप यूनिवर्सिटी के सर्वर से आपकी जो फाइल है आपको जो क्लाइंट मशीन जो आपके सामने नज़र आ रही है वो बेसिकली कम्युनिकेट कर रही है, ये इन्फॉर्मेशन गेट कर रही है आपकी सर्वर से। दूसरी टाइप का जो सर्वर है डेट इज़ फाइल सर्वर्स। फाइल सर्वर्स पे क्या होता है कि आप किसी भी किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, जैसे कि एमएस वर्ड को आप यूज़ करेंगे, एमएस पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम फाइल सर्वर पे डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इट कैन बी डॉक्यूमेंट, इट कैन बी अ पावर पॉइंट, इट कैन बी एन इमेज, ठीक है। किसी भी फॉर्म में हम सर्वर पर अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम स्टोर भी कर सकते हैं और हम उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ड्रॉप बॉक्स की एग्जांपल दे रही थी। ड्रॉप बॉक्स बेसिकली एज अ फाइल सर्वर एक्ट करता है, ठीक है। So, according to the slide, file server basically it is useful for sharing file across a network, ठीक है। जिस तरह हम ड्रॉपबॉक्स की बात कर रहे थे, एक नेटवर्क को यूज़ करते हुए हम मैं अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकती हूँ और उसे एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है।
और इसमें क्या दूसरी बात जो है वो ये कि क्लाइंट पासेस रिक्वेस्ट फॉर फाइल्स ओवर द नेटवर्क टू द फाइल सर्वर। तो मुझे जब भी कभी फाइल की ज़रूरत होगी जो मेरे सर्वर पे पड़ी है, तो मैं सर्वर को रिक्वेस्ट पास करूँगी और सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करते हुए मुझे उस फाइल को रिटर्न करेगा। ठीक है? देन कम्स डेटाबेस सर्वर्स। डेटाबेस सर्वर में आप लोग डेटाबेस का कोर्स तो आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक है? डेटाबेस सर्वर में क्या कॉन्सेप्ट है कि डेटा डेटा हमारे पास लार्ज अमाउंट में इन द फॉर्म ऑफ रोज, इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स मौजूद है, ठीक है? आपको पता है कि फाइल सर्वर पे हम लोग लार्ज फाइल्स प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? अगर इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं आ रहा तो बाजूकात हमारी फाइल डाउनलोड नहीं होती। लेकिन जब हम डेटाबेस सर्वर की बात करें तो डेटाबेस सर्वर पे हमारे पास मुख्तलिफ रोज़ मौजूद होती हैं। लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हो सकता है। हमें जब भी क्यूरी करनी है, कोई भी डाटा रिक्वायर्ड है इन द फॉर्म ऑफ रो, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, वो डाटा हमें क्विकली प्रोसेस हो जाता है, ठीक है? सो इट इज़ मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर देन फाइल सर्वर्स। ये बात मैं ये डिफरेंस ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि फाइल सर्वर की निस्बत डेटाबेस सर्वर जो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं। क्यों? क्योंकि फाइल सर्वर में हम एक ज़्यादा रेजोल्यूशन का इमेज प्लेस कर सकते हैं जो कि पुअर नेटवर्क की वजह से डाउनलोड नहीं हो सकता, ठीक है? या फिर दूसरी ऑप्शन ये आती है कि हमने बहुत बड़ी फाइल जो है, कोई पीडीएफ की फाइल हमने फाइल सर्वर पे रख दी और वो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे ड्यू टू नेटवर्क इशू। तो डेटाबेस सर्वर में क्या होता है, डेटाबेस सर्वर में आप क्यूरी अपनी लिखते हैं, ठीक है? आपका डेटा डेटा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, लेकिन वो क्यूरी इतनी फास्टली प्रोसेस हो जाती है और बहुत छोटी सी वैल्यू आपको रिटर्न की जाती है जो कि आपने जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए वो काफ़ी होगी। Client passes SQL request as messages to the database server। इस चीज़ का अंदाज़ा आप सबको होगा कि डेटाबेस सर्वर पे हम लोग रिक्वेस्ट एसक्यूएल की रिक्वेस्ट लिखते हैं, ठीक है? हम एक क्यूरी जनरेट करते हैं, उसके बाद हमें नेटवर्क के थ्रू ही टुवर्ड्स क्लाइंट हमें रिजल्ट्स जो हैं वो वापस भेजे जाते हैं, ठीक है? जिस यूज़र मशीन को, यूज़र सिस्टम को आप यूज़ कर रहे हो, उसी पे आपको आपके रिजल्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। अब इसके लास्ट पे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के। जो सबसे पहला एडवांटेज है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का, दैट इज़ इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को और सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। सर्वर पे कोई फाइल, कोई डेटाबेस या फिर कोई एप्लीकेशन पड़ी होगी। तो जिस तरह से हमें डाटा डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमें बिल्कुल क्लियर है। देन जो दूसरा एडवांटेज है इसका वो ये कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ लोकेशन। इसका मतलब ये है कि मुझे पता है मैं गूगल का यूनिफाइड प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हूँ और उसको यूज़ करते हुए मैं अपने डाटा को एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या ये डाटा मुझे अम, इंडिया के किसी सर्वर से मिल रहा है? क्या ये डाटा मुझे अमेरिका के किसी सर्वर से मिल रहा है या ये डाटा मुझे ऑस्ट्रेलिया के किसी सर्वर से मिल रहा है, ठीक है? मतलब मुझे लोकेशंस का आइडिया नहीं होगा। ये एक इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो मेरे लिए हिडन है। देन जो एक और एडवांटेज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का है दैट इज़ मिक्स एंड मैच हेटेरोजेनियस प्लेटफॉर्म्स। अब जीमेल की अगर आप एग्जांपल लें, ये एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर स्टाइल को फुलफिल कर रही है, ठीक है? जीमेल ना सिर्फ मैं अपनी विंडोज़ पे चला सकती हूँ, बल्कि अगर मैं इसको मैक पे यूज़ करती हूँ, लिनक्स पे यूज़ करती हूँ, मैं जीमेल को वहाँ भी एक्सेस कर सकती हूँ। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हमेशा डिज़ाइन किए जाते हैं हेटेरोजेनियस प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए, ठीक है? वो प्लेटफ़ॉर्म्स जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं।
और इसका एक और एडवांटेज ये है कि हम न्यू सर्वर्स को इजीली ऐड कर सकते हैं, या अगर एग्जिस्टिंग सर्वर्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि एक डिस्टिंक्ट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, हम उन्हें अपग्रेड भी कर सकते हैं। Here come some disadvantages of client server architecture. जो पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस आपके नेटवर्क पे डिपेंड कर रही होती है। आपने पीछे कुछ स्लाइड्स पे देखा है, बार बार ये लिखा हुआ है कि ओवर द नेटवर्क, एक ये वर्ड्स हैं जो आप क्लाइंट ओवर द नेटवर्क एक्सेस द सर्वर एंड सर्वर फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट ओवर द नेटवर्क। तो बेसिकली इसमें होता ये है कि अगर आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस ठीक है तो आपका सिस्टम ठीक काम करेगा, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी ठीक होगी। लेकिन अगर आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं होगी। और इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि इट्स ट्रिकी टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट CS और क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि शुरू में जब हम क्लाइंट सर्वर सिस्टम को डेवलप करने लगते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि एक सर्वर पे हम किस तरह से डाटा प्लेस करेंगे, और उस सर्वर से कितने कितनी तरह के क्लाइंट्स हैं जो कि इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हमें अपने शुरू के फेजेस में आइडेंटिफाई करना होता है तो इसको डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। तो ये बेसिकली अभी के लेक्चर की जो हमने अभी तक कवर किया उसकी समरी ये है कि हमने ये देखा आर्किटेक्चर स्टाइल क्या होता है, ठीक है, और हमने स्टडी किया डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर एक फैमिली है जिसमें जो पहला आर्किटेक्चरल स्टाइल है दैट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वी हैव कवर्ड हियर। थैंक यू।